नमस्कार, खबर दमदार में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पेमनदीप। खबरों की शुरुआत करते हैं। बुलंदशहर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर बहुचर्चित स्याना हिंसा मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला आ गया है। 38 दोषियों में से 5 दोषियों को उम्र कैद की सजा मिली है, तो 33 दोषियों को 7-7 साल की सजा सुनाई गई। 3 दिसंबर 2018 को स्याना के चिंगरावठी में गोवंश अवशेष मिलने पर हिंसा हुई थी और हिंसा के दौरान आक्रोशित भीड़ ने चिंगरावठी पुलिस चौकी में आग लगा दी थी। तत्कालीन स्याना कोतवाली प्रभारी सुबोध सिंह और एक अन्य युवक सुमित की हत्या कर दी गई थी। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बुलंदशहर से। ये बड़ी खबर जहां पर बहुचर्चित स्याना हिंसा में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया है। 38 दोषियों में से 5 दोषियों को उम्र कैद की सजा दी गई है, तो 33 दोषियों को 7-7 साल की सजा सुनाई गई। और 3 दिसंबर 2018 का ये पूरा मामला है, जहां पर चिंगरावठी में गोवंश अवशेष मिलने पर हिंसा की गई थी और हिंसा के दौरान आक्रोशित भीड़ ने चिंगरावठी पुलिस चौकी में आग लगा दी थी और तत्कालीन स्याना कोतवाली प्रभारी सुबोध सिंह और एक अन्य युवक सुमित की हत्या कर दी गई थी। ज्यादा जानकारी के साथ में बुलंदशहर से प्रशांत कुमार जुड़ गए हैं। प्रशांत, और कोर्ट की तरफ से क्या कुछ कहा गया है इस फैसले में? 3 दिसंबर 2018 को चिंगरावटी में हुई हिंसा मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। यहां आज 38 आरोपियों को सजा सुनाई गई है। आपको बता दें, इसमें 5 आरोपियों को स्याना के तत्कालीन थाना प्रभारी सुबोध सिंह की हत्या का दोषी मानते हुए उनको आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और साथ ही जो 33 अन्य आरोपी हैं उनको बलवा, दंगा, हत्या का प्रयास, पुलिस पर पथराव, पुलिस पर गोली चलाना, भीड़ पर पथराव करना और सरकारी संपत्ति को नुकसान करने के आरोप में 7-7 साल की सजा सुनाई है। एडीजे 12 की कोर्ट में इन सभी आरोपियों को सजा सुनाई गई है और साथ ही लंबे समय से ये मुकदमा चल रहा था। एडीजे 12 की कोर्ट में 7 साल से ये मुकदमा पेंडिंग था और इस पर लगातार सुनवाई चल रही थी। गवाह और दोनों पक्षों को लगातार सुनना जा रहा था। आज इसमें अहम फैसला आया है। 7 साल बाद इंस्पेक्टर सुबोध सिंह हत्याकांड और चिंगरावटी हिंसा में बड़ा जो है आज सजा सुनाई गई है और सभी दोषियों को यहां से न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है। और बिल्कुल प्रशांत, 2018 का ये पूरा मामला जिसमें कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है और सभी आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा का ऐलान किया गया है। जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका प्रशांत। मतलब हम काफी संतुष्ट हैं इस चीज को लेके कि फाइनली जो प्रोसेस हम पिछले 7 साल से देख रहे थे हो रहा था हमारी आंखों के सामने। हम कोर्ट में आते थे, हम पुलिस थाने जाते थे, हम चौकियों में जाते थे, तो वो सब प्रोसेस जब आगे मैंने देखा है तो अब फाइनली मैं ये बोल सकता हूँ कि हमने एटलीस्ट उस कोशिश को आगे बढ़ा के एक सरकारी कोर्ट में ये पेश करके दिखाया है कि कौन लोग गलत थे और क्या गलत करा उन्होंने। उस चीज़ का कोर्ट ने वो जो अनाउंसमेंट करी है, अब उसको मैं अपने वकील साहब के साथ जाके अपना बैठूंगा, डिस्कस करूंगा कि कैसे इसको हम और आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। 302 में आरोपित हुआ था, उन्हें आजीवन कारावास हुआ है 5 लोगों को। प्रशांत नट, डेविड, राहुल, जॉनी और लोकिंदर मामा, इन 5 लोगों को आजीवन कारावास और जुर्माने से दंडित किया गया है। और बाकी जो 33 थे, जिनमें 307, 147, 148, 149, 436, 332, 353, उनको 7 साल से दंडित किया है। तो कम से कम जो सजा हुई है 7 साल हुई है और ज्यादा से ज्यादा उन 5 लोगों की हुई है आजीवन कारावास हुआ है। और कानपुर से एक बड़ी खबर है, जहां पर जनसाधारण एक्सप्रेस डिरेल हो गई है और एक्सप्रेस ट्रेन की एक बोगी पटरी से नीचे उतरी है और पनकी के आगे भावपुर के पास पे पटरी से उतरी और किसी के हताहत होने की फिलहाल कोई खबर नहीं है। अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं और फिलहाल जांच की जा रही है कि आखिर
ट्रेन डिरेल कैसे हुई है। और ये तस्वीरें आप देखिए, कानपुर की आपको दिखा रहे हैं जहां पर ट्रेन डिरेल हुई थी और एक डब्बा पटरी से नीचे उतर गया है। और जरा जानकारी के साथ में कानपुर से अमित गंजू लाइव जुड़ गए हैं। अमित, इस वक्त आप उसी जगह पर मौजूद हैं जहां पर ट्रेन डिरेल हुई थी। फिलहाल कैसी तस्वीरें हैं और शुरुआती जांच में क्या कारण निकलकर सामने आया? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कानपुर से सेंट्रल स्टेशन 4 बजे के आसपास जनसाधारण एक्सप्रेस जो मुजफ्फरपुर से साबरमती के लिए निकल रही थी और भाऊपुर के आउटर आते आते एक नहीं दो डब्बे, मैं आपको 2 डब्बे पटरी से डिरेल्ड हो गए, जिसके बाद वहां थोड़ा भगदड़ सा माहौल हुआ। लोगों ने एक दूसरे को सूचना दी कि ट्रेन में कुछ आग सी लगी, जिसके बाद लोग कूदना शुरू कर दिया। इस वक्त न्यूज़ 18 टीम उसी डब्बे में, आप देख सकते हैं कि पूरे युद्ध स्तर पर कैसे काम चल रहा है। अधिकारी मौजूद हैं पुलिस के, यही वो कोच है, दिखाना चाहूंगा। देखिए कैसे जब धक्का लगा तो कैसे लोग कुछ खाना खा रहे थे, सब यहाँ गिरा पड़ा है सामान पूरा उन लोगों का। और उसके बाद जैसे ही सूचना लगी तो पुलिस के अधिकारी, यहाँ तक कि रेलवे के अधिकारी एक एक करके यहाँ पहुंचे हैं। यात्रियों को सुरक्षित रखना उनकी प्राथमिकता थी, इसलिए एक एक करके सबको दूसरे कोचेस में शिफ्ट कराया गया। रेल के ऑफिसर्स इसकी बारीकों को देख रहे हैं, बारिश देखिए कितनी हो रही है, मगर उसके बाद भी रेलवे ऑफिसर्स एक एक चीज की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। देखिए कुछ सीटीएम सर यहाँ मौजूद हैं, क्योंकि पहली प्राथमिकता थी कि यात्री सुरक्षित हो, उनको डेस्टिनेशन तक कैसे पहुंचाया जाए, ट्रैक को कैसे क्लियर किया जाए, ये प्राथमिकता थी, जिसके लिए सीटीएम खुद यहाँ मौजूद है। सर से हम बात करने का प्रयास करेंगे, कुछ जानना चाहेंगे सर इस पे क्या। सर ये घटना कितने बजे, कैसे आप इस वक्त देख रहे हैं सर? तो पता चला कि 16:22 के आसपास एक 2 जीएस कोचों के 2 चक्के निकल गए हैं, मतलब उतर गए हैं पटरी से। और अभी जैसा कि देख रहे हैं कि कोई कोच में बहुत पलटी नहीं है ये, और कोई इसमें अभी तक हम लोगों के पास जनहानि या इसकी इंजरी की बहुत ज्यादा ग्रीवियस इंजरी कोई इसमें सूचना नहीं है। और अभी रेस्टोरेशन वर्क चल रहा है और बहुत शीघ्र हम लोग करीब आधे से 1 घंटे में इस ट्रेन को यात्रियों के साथ इस रवाना करने का प्रयास करेंगे। सीएम सर, आप खुद अभी नीचे अपनी पूरी एंटायर टीम के साथ इस कोच के नीचे भी गए, सामने भी देखा सर, प्रथम दृष्टया क्या चीज सामने आ रही है सर? आपके सीनियर ऑफिसर्स इंक्वायरी के बाद में बताया जा सकता है। कोई ऐसी हताहत तो नहीं हुआ अभी तक, कोई इंजरी? नहीं, कोई नहीं। आप देख सकते हैं सीटीएम आशुतोष जी का साफ कहना है कि कोई ऐसे खास इंजरी नहीं हुए। रेलवे की एंटायर टीम इसमें लगी है और एक एक करके चीजों को क्लियर करने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए मैं अपने कैमरा में से कहूंगा, नीचे का दिखाइए बारिश में किस तरह रेलवे की टीम इस डब्बे को, जिसमें इस वक्त हम मौजूद हैं, पूरी तरीके से वैकेट कर दिया गया था। 350 से ज्यादा रेलवे के कर्मी लगे हैं और एक एक करके चीजों को नॉर्मल करने में लगे हुए हैं, क्योंकि ट्रैक अभी देखिए अब की बात की जाए पूरी तरीके से बंद है। उस बारिश में कैसे रेल के कर्मी काम कर रहे हैं, एक एक चीजों को क्लियर कर रहे हैं। और मैं अब नीचे उतर के आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए जो बारीकी है वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। 1 सेकंड, ये रेलवे की पूरी टीम एंटायर लगी है और ये बताने का प्रयास करूंगा। ये वो फॉल्ट था जिसको ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं, एक एक करके चीजों को क्लियर कर रहे हैं। पूरी रास्ता पूरी तरीके से, ये जो अप लाइन है पूरी तरीके से ऑब्स्ट्रक्ट है। देखिए पूरे साबड़ों लेके एक एक करके प्लेट्स को ठीक किया जा रहा है। रेलवे के ऑफिसर्स यहाँ मौजूद हैं, एक एक डायरेक्शंस दिए जा रहे हैं कि चीजों को जल्दी नॉर्मलाइज किया जाए। लगभग 3 घंटे का समय हो चुका है और अभी भी 300 से ज्यादा कर्मी ये लगे हैं। इसके अलावा पूरी रिलीफ टीम को लगाया गया है ताकि चीज को क्लियर किया जाए। यात्री लगभग 750 से ज्यादा है जिनको स्टेशन पर वापस जो भाऊपुर का प्लेटफॉर्म है। और ऐसे में ये देखा जा सकता है ये कोच को पूरी तरीके से क्लियर किया दोनों साइड्स पर। देखिए कैसे टीम काम कर रही है। रेलवे की पूरी एंटायर टीम इसमें लगाई गई है। अगर अधिकारियों की माने तो अभी कई घंटे और लगेंगे। 3 घंटे से यहाँ पर काम चल रहा है और अभी कुछ वक्त और लगेगा। आप नजर बनाए रखिएगा। हमें जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। आगरा धर्मांतरण केस में पेशी हुई है। 4 आरोपियों की कोर्ट में पेशी हुई। आयशा, रहमान कुरैशी और मोहम्मद अली और साथ ही अली हसन को पेश किया गया। चारों आरोपियों को कोर्ट ने जेल भेजा है। अब तक 13 आरोपियों को जेल भेजा गया है। तो आगरा में धर्मांतरण से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है जिसमें 4 आरोपियों की पेशी हुई और चारों को वापस जेल भेजा गया है। और अभी तक कई आरोपी यानी कि कुल 13 आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है। मामले में प्रकरण चल रहा है। उस मामले में 4 अभियुक्त गणों को पीसीआर लिया गया था। उन पीसीआर के पश्चात जो है आज उन 4 अभियुक्त गणों को माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिसमें से कि चारों अभियुक्त गणों को माननीय न्यायालय द्वारा आज न्यायिक अपेक्षा में भेज दिया गया।
नोएडा से खबर है जहां पर फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा हुआ है। पुलिस ने 18 लोगों को गिरफ्तार किया है जो विदेशी नागरिकों का डेटा खरीदते थे। थाना फेज 3 पुलिस ने यह खुलासा किया है। उन बग को दूर करने के नाम पे सॉफ्टवेयरों का बताकर ये लोग ठगी कर लेते थे। ये लोग जो पेमेंट कराते थे वो कभी कभी क्रिप्टो के नाम पे कराते थे, कैश कार्ड्स के नाम पे कराते थे और ये लोग एक ऐप का इस्तेमाल करते थे। उस ऐप का नाम ज़ेले है। उस ऐप को इस्तेमाल करके लोग इससे पेमेंट ले लेते थे और बाद में पता लगता था कि यह लोग फर्जी हैं और माइक्रोसॉफ्ट से लिंक नहीं है, बल्कि इनके ही द्वारा बग भेजा गया था, जिस बग को ये लोग सही करते हैं और सही करने के नाम पे अलग अलग सॉफ्टवेयर बेचने के नाम पर ये ठगी करते हैं। इसमें टोटल 18 लोगों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। और फिरोजाबाद में ड्रग्स तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। रसूलपुर पुलिस और साथी एंटी नारकोटिक्स टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 2 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों तस्करों के पास से 120 किलोग्राम अफीम डोडा पोस्ट बरामद किया गया। अफीम की कीमत 50 लाख रुपए बताई जा रही है। ट्रक में 12 टन कार्बन पैकेट के अंदर अफीम छिपाए गए थे और ये ड्रग्स के सामान बिहार से हरियाणा भेजे जा रहे थे। रसूलपुर थाना और ANPF यूनिट आगरा जोन आगरा के टीम द्वारा संयुक्त रूप से एक कार्रवाई की गई है, जिसमें अवैध मादक पदार्थ 1 कुंटल 20 किलोग्राम ये अफीम डोडा पोस्ट एक ट्रक से बरामद किया गया है। इसमें 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। मुस्लिम खान ये पलवल हरियाणा का रहने वाला है, दूसरा बलराम ये गया बिहार का रहने वाला। इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में ये लोगों ने स्वीकार किया है कि गया बिहार से ये भारी मात्रा में सस्ते दामों पे ये माल ट्रक में लोड करके। अमरोहा में एक लड़की ने मानसिक प्रताड़ना और ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर सुसाइड कर लिया। हाथ पर सुसाइड नोट लिखकर लड़की ने फंदे से लटक कर जान दे दी। मृतका के कमरे से मिले सुसाइड नोट में एक लड़के पर ब्लैकमेलिंग किए जाने का जिक्र किया गया। लड़की ने हाथ पर सुसाइड नोट लिखा। परिजनों के अनुसार एक लड़का उसे पिछले 1 साल से परेशान कर रहा था और कुछ निजी फोटो और वीडियो के आधार पर लड़की को धमका रहा था और लगातार पैसे और अन्य गलत मांगे कर रहा था। घटना सैदनगली क्षेत्र के देहरा मिलक की है, जहां पर आरोपी लड़के के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि सुसाइड नोट बरामद हुआ है, जिसमें आरोपी युवक का साफ तौर पर जिक्र है। अरुण और सुशील 2 भाई थे। इन दोनों ने लड़की को टॉर्चर करा। अरुण ने टॉर्चर करता था 1 साल से, कहता था मेरे से संबंध बनाओ, मेरे से बात करो। इसने मना कर दिया। उसने बोला नहीं तो मैं तेरी वीडियो वायरल कर दूंगा। फिर ये पैसे के लिए इसे टॉर्चर कर रहा था। फिर पैसे के लिए इसने स्कैनर भी भेजा कि इस पे पैसे डालो। टॉर्चर करा इसे और इसको पूरे गांव में सारे में मैं वीडियो वायरल कर दूंगा। अगर तूने किसी को कुछ बताया तो मैं तेरा आगे तक बुरा हाल कर दूंगा, तेरी पढ़ाई लिखाई बेकार कर दूंगा, तुझे किसी लायक नहीं छोड़ूंगा। लखनऊ आयकर विभाग की 9 सदस्यीय टीम ने गोंडा में फर्जी तरीके से टैक्स वापसी कराने के मामले में कार्रवाई की है। टीम ने इनकम टैक्स वकील अरविंद पांडे के घर और कार्यालय पर सुबह 6 बजे से छापेमारी शुरू की। अधिकारी 4 अलग अलग गाड़ियों से अचानक से एडवोकेट के घर पर पहुंचे और छापेमारी के दौरान घर के गेट पर और अंदर पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई। किसी को भी अधिकारियों के अलावा घर के अंदर जाने की परमिशन नहीं है। प्रयागराज में गंगा और यमुना नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन अब दोनों नदियां खतरे के निशान से नीचे बह रही हैं। कई गांवों में बाढ़ का पानी लोगों के घरों तक चला गया है। बाढ़ के खतरे को देखते हुए NDRF SDRF की टीम ने मोर्चा संभाल लिया है और बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू भी जारी है और बाढ़ में फंसे लोगों को राहत शिविरों में भेजा जा रहा है। 4:30 बजे से पानी यहाँ पे आना चालू है हम लोग की गली पे और बहुत तेजी से रफ्तारों से पानी बढ़ने लगा है। अभी स्थिति क्या आपका घर की? और भी बहुत बुरी तरह स्थिति है। अभी सामान निकाल रहे हैं किसी तरह। पानी आ गया है बहुत ज्यादा और पानी बढ़ने का चांस है। अभी और बढ़ेगा।
और बुलंदशहर से बड़ी खबर है जहां पर केमिकल रिसाइकलिंग की फैक्ट्री में आग का मामला सामने आया। दिल्ली में इलाज के दौरान 4 कर्मी की मौत हो गई है। 5 दिन पहले ही फैक्ट्री में आग लगी थी। झुलसे एक कर्मचारी की हालत गंभीर है। थाना सिकंदराबाद कोतवाली क्षेत्र के शीतल वेस्ट कंपनी का मामला है। और प्रतापगढ़ में बकरी चोर गैंग को गांव वालों ने दबोच लिया और रस्सी से बांधकर पिटाई कर दी। मामला राजगढ़ गांव का है जहां पर 2 चोरों को गांव वालों ने पकड़ा था और बंधक बनाकर पैर में रस्सी बांध दी और फिर पिटाई की। गांव वालों की जानकारी पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और चोरों को पकड़कर हिरासत में लिया गया। 2 बकरी चोरों को कुछ ग्रामवासियों के द्वारा पकड़कर उनके साथ मारपीट की घटना कारित हुई है। सूचना प्राप्त होने पर थाना कोतवाली देहात की पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची तथा प्रकरण को संज्ञान में लेकर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जांच के क्रम में पता चला है कि शिकायतकर्ता तथा दोनों आरोपीगण एक दूसरे के सगे रिश्तेदार हैं। आरोपीगणों को कोई विशेष जाहिरा चोट नहीं है। जिन भी ग्रामवासियों के द्वारा बकरी चोरों को पकड़कर उनके साथ मारपीट की घटना कारित की गई है, उनके विरुद्ध भी नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई मामले में की जा रही है। एटा में मेडिकल कॉलेज में भ्रष्टाचार की पोल खोलने पर असिस्टेंट प्रोफेसर अंकिता शर्मा से ब्लड बैंक प्रभारी अरशद जमाल और साथियों ने अभद्रता की है। और पीड़िता डॉक्टर अंकिता शर्मा ने मेडिकल कॉलेज की ब्लड बैंक एचओडी ड्यूटी पर भ्रष्टाचार और बिना आए लाखों का वेतन निकालने की शासन से शिकायत की है। फिलहाल डॉक्टर अंकिता शर्मा ने ब्लड बैंक प्रभारी अरशद जमाल के खिलाफ शिकायत दर्ज की है और सीएम योगी से न्याय की गुहार लगाई है। और कुछ समय पहले मेरी जो एचओडी हैं जो संविदा पे हैं और वो एचओडी पे पोस्टेड हैं, उन्होंने मेरी डॉक्टर हिमा वॉश ने वो हफ्ते में सिर्फ 1 या 2 दिन आती हैं और उनकी लैब में ड्यूटी थी साइटो लैब में और मरीजों को दिक्कत हो रही थी क्योंकि सिर्फ 1 दिन आती हैं वो हफ्ते में। तो उसको लेके मैंने आवाज़ उठाई थी। मैंने लिखित में ऊपर उच्च अधिकारियों को उनकी शिकायत भेजी थी। उसके बाद से मेरा मानसिक उत्पीड़न करना शुरू कर दिया था। मैंने प्रिंसिपल को भी कॉपी दी थी। तो मेरा कॉलेज में मानसिक उत्पीड़न होना शुरू हो गया था। मुझे शो कॉज पे शो कॉज नोटिस दे रहे थे जिसका मैं सबका जवाब दे रही थी। हाथरस में सादाबाद नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष और सपा के पूर्व जिला अध्यक्ष चौधरी भाजुद्दीन आय से अधिक संपत्ति मामले में दोषी पाए गए हैं। शासन के निर्देश पर विजिलेंस टीम ने उनकी संपत्तियों की जांच की थी और जांच में उनके पास में आय से अधिक संपत्ति होने का पता चला है। चौधरी भाजुद्दीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और जालौन के राजकीय मेडिकल कॉलेज में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया जहां पर अस्पताल स्टाफ की लापरवाही से एक मरीज को गलती से ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया। जहां पर इस मामले में मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल अरविंद त्रिवेदी ने कहा कि मरीजों के नाम पर एक दूसरे से काफ़ी मिलते थे और ब्रजेंद्र और साथी ब्रजेश के नाम को लेकर ही नर्स के स्तर से गलती हुई है। इस पूरे मामले को मानवीय भूल मानते हुए मामले में आगे भी कार्रवाई की जाएगी। कासगंज में सरकारी शिक्षिका और नाबालिग किशोरी के साथ में बलात्कार का आरोप है। विशेष समुदाय के लड़कों पर बलात्कार का आरोप लगा है। अश्लील वीडियो बनाया गया, वायरल करने की धमकी दी गई और पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके कार्रवाई शुरू कर दी है। लोक लाजवश उन महिला और जो बच्ची है, जो उसी बच्ची के घर में किराए पे रहती हैं, उन्होंने ये किसी को बताया नहीं। लेकिन जब इनके परिजनों को संज्ञान में आया तो परिजनों पुलिस के संज्ञान में लाया। इसमें तत्परता से पुलिस ने सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया और सीओ क्राइम साहब के नेतृत्व में क्राइम ब्रांच और एसएचओ स्टोरो जगदीश प्रसाद ये लग करके तत्परता से इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसका नाम चाहत अलवी है और खुशनूर है। ये दोनों सोरो कस्बा के रहने वाले हैं। इन दोनों को आज गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय प्रेषित किया जा रहा है। और बलिया में छात्रों की अंतरिक्ष और विज्ञान में इंटरेस्ट बढ़ाने के उद्देश्य से खगोल विज्ञान प्रयोगशाला स्थापित की गई है। 17 परिषदीय स्कूलों में एस्ट्रोनॉमी लैब बनाए गए हैं। ये लैब छात्रों को खगोलीय विज्ञान के बारे में जानने और सीखने में मदद करेगी।
हमारी आज कई तरह की जिज्ञासाओं का जो कि 29 के क्षेत्र में वो समाधान हुआ है और हमारे यहाँ भी सबका प्लान है कि हम अपने जो परिषदीय विद्यालय हैं जहाँ हमारी एस्ट्रोनॉमी लैब स्थापित हुई है, रोस्टर के तहत प्रत्येक विद्यालय के बच्चों को वहाँ बुलाया जाएगा और जो स्पेशल ट्रेनिंग दी गई है जिन टीचर्स को, उनके द्वारा उनकी जिज्ञासाओं का जो कि बच्चों का समाधान किया जाएगा। नोएडा में अवैध निर्माण पर बुलडोजर वाली कार्रवाई की गई है। 10 से 12 दुकानें, पक्के निर्माण और साथ ही 50 से 70 झुग्गियों को हटाया गया। सुप्रीम कोर्ट से किसानों की याचिका खारिज होने के बाद में अथॉरिटी ने कार्रवाई की है। अब सेक्टर 46, 47 और सेक्टर 99 सीधे कनेक्ट होंगे। हाजीपुर सेक्टर 104 पर लगने वाले जाम से लोगों को राहत मिलेगी। अवैध निर्माण हटाने के बाद में तुरंत सड़क निर्माण शुरू होगा। नोएडा के सेक्टर 100 के पास नोएडा अथॉरिटी के बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। दरअसल में आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं और आपको बताते हैं, दरअसल में आप देख रहे हैं इस समय लगातार कार्रवाई नोएडा अथॉरिटी की तरफ से की जा रही है। यहाँ पर करीब 4 से 5 जेसीबी मशीन, पहले इसके लिए कई किलोमीटर लंबा घूम के आना पड़ता था, यानी सेक्टर 104 हाजीपुर की तरफ से, और ये पैच जो आप देख पा रहे हैं पूरी तरीके से ब्लॉक था। लेकिन अब नोएडा के सेक्टर 45-47 रोड से सीधे सेक्टर 100 जाया जा सकता है। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा सामने की तस्वीरें दिखाएं। पहले ये रोड पूरी तरीके से ब्लॉक था, लेकिन अब आने वाले समय में चूंकि आज कार्रवाई की जा रही, कार्रवाई के बाद यहाँ पर ये रोड खुल जाएगा। बताया जा रहा है कि यहाँ पर करीब 10 से 12 मकान थे, इसके अलावा कुछ झुग्गियाँ थी, कुछ शॉप्स थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट से आदेश आया, जिसके बाद आज सुबह से ही कार्रवाई की जा रही है और जल्द ही अब इस सड़क का निर्माण कर दिया जाएगा ताकि आम जनता को जो बेहतर कनेक्टिविटी है वो मिल सके और सेक्टर 45-47 से सेक्टर 100 की रोड कनेक्ट हो जाए। कैमरामैन सुमित के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18 नोएडा। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।